नमस्ते, मैं डॉक्टर अमित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, जो पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी प्रैक्टिस में बहुत कॉमन बीमारी है। हम लोग इसको ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे 8-10 पेशेंट्स देखते हैं, बट पेरेंट्स के लिए एकदम नहीं होती है। तो पेरेंट्स काफ़ी पैनिक मोड में होते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि बच्चे को किडनी की बीमारी हो गई है, अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो ये उन पेरेंट्स के लिए वीडियो है जो ये पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी तक पहुंच नहीं सकते, या पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी की सर्विसेज का एक्सेस नहीं है, या वो रोज़ ये सोच के परेशान हो रही है जब पीडियाट्रिशियन ट्रीट कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, कैसा होगा। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में 4 चीज़ें होती हैं। एक, बच्चे को स्वेलिंग। दूसरा, बच्चे के यूरिन में प्रोटीन आना जो 3+ या 4+ है। 1+, 2+ को हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ब्लड के अंदर प्रोटीन का कम हो जाना और ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ये 4 चीज़ें अगर हैं तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डायग्नोसिस में कोई डाउट नहीं है। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डायग्नोसिस इसी 4 चीज़ों पर बनाई जाती है और उसके हिसाब से आप इलाज शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो समझने की है वो ये है कि इस बीमारी कोई कारण नहीं होता। इसका बिल्कुल कोई कारण नहीं है कि हम कुछ खा रहे हैं, कुछ दवा ले रहे हैं, कुछ एलर्जी से हो गया या किसी और चीज़ से हो गया। नहीं, इसका साइंस को अभी नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या कारण है। मोस्ट प्रोबेबली हर एक बच्चे में कुछ अलग कारण होता है जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है, और इसीलिए हर बच्चा अलग अलग कोर्स शो करता है। नॉर्मल इस बीमारी के आने की एज अमूमन 2 साल 3 साल के आसपास की है। जो फर्स्ट एपिसोड होता है वो इसी के आसपास आता है। और ये बीमारी वन टाइम बीमारी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये वन टाइम नहीं है, ये बार बार आती है। मेजॉरिटी बच्चों में ये बार बार आती है। ऑलमोस्ट लाइक 80% बच्चों में तो ये कम से कम एक बार तो दोबारा जरूर आई। बहुत थोड़े बच्चे होते हैं, 5-10% जिनमें एक ही बार आके चली जाती है। सो मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलता हूँ कि थोड़ा विजिलेंट रहें और ध्यान से फॉलो अप करते रहें, ताकि जब बीमारी दोबारा आए तो बच्चे को सूजन ना आए। दूसरी चीज़, अगर बच्चा हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए डायग्नोस्ड है तो उसकी जो ट्रीटमेंट है वो स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड जो प्रेडनिसोलोन है। प्रेडनिसोलोन के अलावा और कोई स्टेरॉइड अप्रूव नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशली ना आउट पेशेंट बेसिस। कभी कभी बच्चे इन पेशेंट हो जाते हैं, कभी सिक हो जाते हैं, तो हम कभी कभी आईवी देते हैं, वो डिफरेंट होता है, प्रेडनिसोलोन नहीं होता, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीमली रेयर केस है। नॉर्मली हम बच्चों को प्रेडनिसोलोन से ट्रीट करते हैं। फर्स्ट एपिसोड का ट्रीटमेंट 12 हफ्ते का होता है, जिसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। 12 हफ्ते से आगे बढ़ाना ट्रीटमेंट को तो कोई वाइज रीज़न या वैलिड रीज़न नहीं है इसके पीछे कि उसको बढ़ाने से रिलैप्सेस कम होते हैं या साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। उससे सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ जाते हैं। तो इसलिए 12 हफ्ते स्ट्रिक्ट कट ऑफ है। 12 हफ्ते पे ट्रीटमेंट को बंद करना होता है। 6 हफ्ते डेली, 6 हफ्ते एक दिन छोड़ के एक दिन, अकॉर्डिंग टू द वेट, जब भी वो भी बच्चे का वेट है। अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें स्टेरॉइड से, क्योंकि पेरेंट्स बहुत वरीड होते हैं कि स्टेरॉइड्स के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, हमारा बच्चा इतना लंबा स्टेरॉइड लेगा क्या होगा, तो मेजॉरिटी ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स रिवर्सिबल होते हैं फर्स्ट एपिसोड में। प्रॉब्लम हमें तब आती है जब बच्चे को बार बार जल्दी रिलैप्सेस हो रहे होते हैं, तो बार बार हमें स्टेरॉइड देना पड़ता है और फिर देखना पड़ता है कि हमें कोई मेजर साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। जो फर्स्ट एपिसोड में साइड इफेक्ट दिखते हैं उसमें यूजुअली वेट गेन, थोड़ा गाल पे बच्चों का फैट आ जाना, पेट पे फैट आ जाना, जैसे पॉट बेली, मून फेस, थोड़े से हेयर आ जाना, थोड़े मूड स्विंग्स, यही होते हैं। बाकी कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। अगर हम बात करें कि कितने दिन में रिस्पॉन्स आ जाएगा बच्चे को ट्रीटमेंट का, तो वो 10 से 12 दिन, 14 दिन है एवरेज टाइम। ये 80% ऑफ द बच्चे उसी वीक, सेकेंड वीक में जाके रेस्पॉन्स करते हैं। तो आपका 8-10 दिन थोड़ा क्रूशियल पीरियड होता है फर्स्ट एपिसोड में, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी स्वेलिंग में है और उसके बाद हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। तो इस पीरियड में हो सकता है सूजन थोड़ी बढ़ जाए, बच्चे को थोड़ी वॉमिटिंग शुरू हो जाए, बच्चे को यूरिन आना कम हो जाए। ये सारे जो चीज़ें हैं, वॉमिटिंग, पेट दर्द, यूरिन कम होना, 10-12 घंटे में एक बार भी यूरिन नहीं कर रहा बच्चा, सो नहीं पा रहा है, बहुत खांसी आ रही है, तो ये सजेशन करता है कि बच्चे को एडमिशन की ज़रूरत है। तो 1-2 दिन, 4 दिन जो भी है, एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट आ सकती है। नॉर्मली फर्स्ट एपिसोड में आती है। उसके बाद पेरेंट्स विजिलेंट होते हैं, हम पेरेंट्स को बता देते हैं कि कैसे चेक करना है यूरिन प्रोटीन घर पे, तो हम प्रोटीन से ही पिक कर पाते हैं। दूसरी चीज़, अगर हमारा बच्चा बार बार रिलैप्स कर रहा है तो पेरेंट्स का रोल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम यूरिन में प्रोटीन घर पे डेली बेसिस पे चेक करें। और एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं नेफ्रोटिक डायरी,
इंस्ट्रूमेंट इन अ सेंस कि वो हमें ये बताता है कि क्या चल रहा है। सो अगर आप देखें तो उसमें 4 चीज़ें लिखनी होती हैं। नंबर 1 यूरिन का प्रोटीन कितना आ रहा है, डेट क्या है, आज की कोई दवा चल रही है या बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, सर दर्द कुछ भी है तो उसमें लिखना है, क्योंकि नॉर्मली नेफ्रोटिक सिंड्रोम को रिलैप्स करने के लिए कोई ट्रिगर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे वो वायरल इलनेसेस होती हैं। सो पेरेंट्स कई बार ये पूछते हैं, सर वायरस के साथ ही आ जाता है, हम खांसी जुकाम से कैसे रोकें? हमारा मकसद खांसी जुकाम को रोकना नहीं है, वो तो सभी बच्चों को होता है। हमारा मकसद है कि खांसी जुकाम के साथ भी प्रोटीन ना आए। अगर हम ओवरऑल प्रिडिक्शन की बात करें कि हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा बच्चा अच्छा करेगा आगे जाके और कौन सा बच्चा कम अच्छा करेगा, तो बॉयज थोड़े ज्यादा सीवियर कोर्स शो करते हैं, गर्ल्स थोड़ा कम सीवियर कोर्स शो करती हैं। बॉयज थोड़े लेट ठीक होते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली इन टीनेज, लेट टीनेज। गर्ल्स थोड़ा जल्दी ठीक हो जाती हैं, अर्ली टीनेज 11, 12, 13 वहाँ ठीक हो रही हैं। बॉयज 14, 15, 16 वहाँ ठीक हो रहे होते हैं। एज लॉन्ग एज स्टेरॉइड देने से यूरिन का प्रोटीन नेगेटिव हो रहा है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो चाहे कितनी बार भी बीमारी आ जाए वापस, बच्चा एक ना एक दिन ठीक हो जाएगा। हमें प्रॉब्लम तब होती है जब यूरिन का प्रोटीन नेगेटिव नहीं होता पूरा स्टेरॉइड का कोर्स देने के बाद भी। अगर प्रोटीन नेगेटिव हो रहा है तो बिल्कुल आराम से रहें, परेशान नहीं हो, अपने पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट या अपने पीडियाट्रिशियन के टच में रहें। धीरे धीरे बच्चा ठीक हो जाएगा। जब वो ठीक होगा तो हमारे को नॉर्मल ग्रोथ अचीव करनी होती है, क्योंकि हमें पता है कि एक सर्टेन एज पे जाके बच्चा ठीक हो जाएगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अ टीन एज इन एनी केस, गर्ल्स और बॉयज़। तो अगर बच्चा मेरा नॉर्मली बड़ा हो गया तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको बचपन में नेफ्रोटिक सिंड्रोम था या नहीं था। तो नॉर्मल ग्रोथ अचीव करनी होती है इन अ सेंस ऑफ हाइट, वेट, मेंटल स्टेटस ऑफ द चाइल्ड, सोशल ग्रोथ। बच्चा जिस क्लास में पढ़ना चाहिए उस क्लास में पढ़ रहा है, बच्चे के एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं, बच्चा परेशान नहीं हो रहा है, पेरेंट्स परेशान नहीं हो रहे हैं। यही चीज़ें अचीव करना होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। अगर हम ये चीज़ें सक्सेसफुली अचीव कर पाते हैं तो इसका मतलब ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है बच्चे का। हम हाइट के लिए इसलिए ज़्यादा परेशान होते हैं बिकॉज बच्चे का स्टेरॉइड्स पे हाइट नहीं बढ़ता, वेट तो बढ़ जाता है लेकिन हाइट नहीं बढ़ता। तो इसलिए हाइट बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर होता है हमारे लिए। एक आइज बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर होता है, कैटरेक्ट और ग्लाकोमा के लिए देखना होता है रिपीटेड कोर्स ऑन स्टेरॉइड्स पे। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 साल के आसपास बीमारी आती है तो उसके बाद भी फ्लू वैक्सीनेशन होते हैं, 5 ईयर्स का वैक्सीनेशन होता है, 10 ईयर्स का वैक्सीनेशन होता है। मेजॉरिटी ऑफ द वैक्सीन्स कैन बी गिवन ऑन अ लो डोज ऑफ स्टेरॉइड्स। जब लो डोज चल रहा है तो सारी वैक्सीन दी जा सकती हैं, सिर्फ जिसके अंदर लाइव वायरस या बैक्टीरिया वो छोड़ के, जिसमें स्पेशली ओरल पोलियो आती है। ओरल पोलियो नहीं देनी होती है। ओरल पोलियो एक्चुअली तो घर में किसी को भी नहीं देनी होती, बट एटलीस्ट जिस बच्चे को नेफ्रोटिक की और दवा चल रही है उसको तो बिल्कुल नहीं देनी है। और अपने डॉक्टर को हमेशा, जब भी आप कोई वैक्सीन की बात हो रही है पीडियाट्रिशियन के पास जाके, तो हमेशा बताएं कि सर दवा चल रही है और ये वैक्सीन डॉक्टर साहब ने मना किया हुआ है। नॉर्मली प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा रहता है कि क्या नहीं देना है। तीसरी चीज़ हम ये बात करेंगे कि जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं सर हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी बोला कि हम नेफ्रोटिक डायरी बना सकते हैं। वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको 10 साल बाद भी काम आएगी, क्योंकि अगर हमें ये पता रहेगा कि बच्चे को क्या बीमारी कब हुई थी, हमने कौन सी दवा कब दी है, क्या पहले बीमारी ट्रिगर्स के साथ आती थी, अब उन ट्रिगर्स के साथ बीमारी नहीं आती है, प्रोटीन 1+2+ के साथ रिवर्स हो जाता है, तो हमें इम्प्रूवमेंट का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पता चलता है। बाकी बीमारी से डरना नहीं है जब तक बच्चा स्टेरॉइड सेंसिटिव है, यानी स्टेरॉइड देने से प्रोटीन नेगेटिव हो रहा है। 95 to 100% चांस है कि वो एक ना एक दिन ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ ठीक नहीं हो रहा है, वो बच्चे थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं। ये बीमारी जेनेटिक नॉर्मली नहीं होती है। कई बार मुझे मदर्स आती हैं, ये पूछती हैं कि सर हमने कंसीव किया है सेकंड बेबी के लिए, हमें क्या करना चाहिए, कोई टेस्ट करना चाहिए। अगर बच्चा स्टेरॉइड सेंसिटिव है तो कोई जेनेटिक टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। वो एक जनरल पॉपुलेशन जितना ही रिस्क होता है नेक्स्ट बेबी में भी कि होगा या नहीं होगा। अभी साइंस, जैसे मैंने बोला, कि कारण नहीं ढूंढ पाई है इसका एग्जैक्टली क्या कारण है। हर एक बच्चे में अलग अलग कारण है, तो ये बहुत डिफिकल्ट है आज की तारीख में प्रेडिक्ट करना कि नेक्स्ट बेबी को होगा या नहीं होगा, अनलेस फर्स्ट बेबी को स्टेरॉइड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। तो परेशान नहीं हो, अपने पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट से सलाह लें, वैक्सीनेशन का ध्यान रखें, डायरी ज़रूर बनाएं। स्टेरॉइड सेंसिटिव वाले सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं। धन्यवाद।